सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि ये हॉल छोटा पड़ गया है। कई सीनियर साथी भी मुझे अगर ये बताया गया होता या इन्हीं को अंदाजा लगाना चाहिए था तो बाहर एक शामियाना टेंट लगवा लेते। लेकिन इसमें से आपका जो उत्साह है उसके लिए भी मेरे मन में संतोष है काफ़ी। दीपावली का ये पर्व चल रहा है, लगातार ये एक सप्ताह भर का पर्व होता है, चाहे वो धनतेरस से शुरू होता है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और आज गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज। तो इस दिन के, इस सप्ताह भर के सारे कार्यक्रमों की सबको आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज 26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर है और कल के दिन को मिला करके आज दिन जोड़ लेता हूं मैं, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये अवसर है। इस अवसर पर पहले तो मैं हमारे जो आदरणीय नेता, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन जी को ज़रूर याद करूंगा। उनकी कल जयंती है 27 अक्टूबर को, और डॉक्टर मंगल सेन जी ने ही हरियाणा में जनसंघ के समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के उस सारे सफ़र में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, जिसमें से उन्होंने पार्टी को वहाँ तक पहुँचाया। 1951 में वो जनसंघ की स्थापना के बाद तुरंत राजनीति में आ गए थे। 57 में पहली बार चुनाव लड़ करके रोहतक से वो विधायक भी बने थे और लगातार संघर्ष करते हुए, हमको याद होगा कि जल युद्ध के नाते 1985 में चौधरी देवीलाल जी के साथ मिल करके हरियाणा में एक बहुत बड़ा और आंदोलन भी किया था, जल संघर्ष इस नाते से, और जल की आपूर्ति कैसे हरियाणा के ज़्यादा हो, तो उस नाते से काम करते करते 1990 में उनका जो है देहांत हुआ था, हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन आखिरी वर्ष में उन्होंने एक जो कहना चाहिए एक दिशा, एक संकल्प, एक विचार हमारे सामने रखा कि हरियाणा की संपूर्ण राजनीति कैसे करनी है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम लोग लगातार उस समय किसी न किसी के साथ मिलकर, कभी सत्ता के बाहर, कभी सत्ता के अंदर, और ये सब चलता था। वो सपना 2014 में और पूरा हुआ जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजनीति हमने की। और दूसरा जो विषय याद करने का, उसी को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूँ कि वो यात्रा हमने 26 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी और आज 26 अक्टूबर 2022, 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे के लगभग शपथ हुई थी, अब 3 बजे हैं, तो 9वें वर्ष का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर भी आप सबको, आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को, पूरे बल्कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं बधाई भी देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। हमने इन 8 सालों में काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज़्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। तो हमने लगातार जो हमारे नीतियाँ, जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी उपलब्धियाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। तो उन्होंने जब जो रास्ते दिखाए, जो प्रेरणा उनसे मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीज़ें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी हैं उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया: करप्शन, कास्ट
और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी जरूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को जरूर उसका बताऊंगा भी सही। हमने जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूं तो भले प्रयत्न तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये 5 वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। अब वो चीजें सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही हैं। कभी एक पुराने समय में आश्रम व्यवस्था चलती थी, उस समय 4 आश्रम चलाए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो 25-25 साल का उस समय का हिसाब था। आज हमने आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। पहला उसमें कार्यक्रम तो बहुत लिए हैं, लेकिन जिसका उल्लेख करूंगा वो है अंत्योदय के नाते से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। कम आय के लोगों को कैसे आय की वृद्धि करके उनका सुख चैन कैसे बढ़ाया जाए। तुमने टारगेट रखा कि 1 लाख से नीचे पर एनम पर फैमिली जिनकी इनकम है उनको पहले सिलेक्ट किया है, और ये लगभग 7 लाख के आसपास परिवार हरियाणा में हैं जिनकी 1 लाख रुपए से भी कम आय, अर्थात महीने की केवल 8,000, उनको कैसे 15,000 तक लेकर जाए, ये योजना हमारी शुरू हुई है। इसमें हमने जगह जगह पर अंत्योदय मेले लगाए हैं, आधे लग चुके हैं, आधे भी बाकी हैं। कोविड के कारण से थोड़ा स्लो हुआ ये मामला, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। बैंकों से सहयोग किया है, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको सहयोग किया है, प्राइवेट इंडस्ट्री से भी हमने सहयोग मांगा है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में ही हमने दिलवाए हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए, और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है। तो इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूंगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूंगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत हैं। कई बार हमारे DPR साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को, यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए,
और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को ही पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, कहीं पानी भरा हुआ है नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसे कई जो बातें रहती है, तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे जमीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना आईटी के ऊपर आधारित हैं। हमने इन सारे सिस्टम में आईटी का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी कभी समय था आईटी लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज थी कि लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज़्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं, नए सर्वर्स की नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर, यानी गांव में बैठा हुआ व्यक्ति अटल सेवा केंद्र जिसको CSC कहते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इसके माध्यम से गांव में बैठा हुआ भी किसी भी सेवा का लाभ वो वहां से उठा सकता है। तो एक क्रांति ऐसा लोगों को लगता है कि जो चीज हम धक्के खा करके दफ्तरों में जाते थे, दस्तावेज देते थे और जितनी भी उनकी परेशानियां होती थी, कोई चंडीगढ़ भागता था, कोई कहीं भागता था, आज उनके गांव में बैठे हुए उनकी समस्याओं का हल होने लगा है। 12 लाख तो मैं कहता हूँ सीएम विंडो में जो लोगों ने अपनी ग्रीवेंसेस दी हैं 12 लाख के लगभग आई हैं पिछले 8 साल में, एवरेज 1.5 लाख हर महीना। तो उनका समाधान लगभग 90% लोगों का समाधान उससे अपने आप ही होता है। कुछ लोग हैं लंबा चलता है, कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, वो फिर बातें आते हैं, उनका पॉलिसी बना के कोई और किसी प्रकार की स्कीम ला करके और हम उनको हल करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा लाभ प्रत्यक्ष आलोचना हमारी इस बात के लिए करता रहा है क्या कि हम होते थे तो हमारे यहाँ लोग आते थे, भीड़ लगी होती थी, इनके यहाँ तो आता ही कोई नहीं है। जबकि हमारा एजेंडा है कि हरियाणा का कोई व्यक्ति ये बार बार चंडीगढ़ के चक्कर काटे तो क्यों काटे। नहीं तो यही मैं जब 1998 की बात है, जब रामविलास जी शर्मा शिक्षा मंत्री होते थे, बंसीलाल जी की सरकार थी, 20% अध्यापक जब ट्रांसफर होते थे ना 20 से 30% फोर्थ फ्लोर भरा रहता था, सीएम के ऑफिस का भी और जो शिक्षा विभाग का ऑफिस वो भी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। हमने उसी समय तय किया था कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लाएंगे और ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आज एक बार उनसे ऑप्शन ली जाती है, यथासंभव उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको स्थान दे दिया जाता है। मोर देन 90% लोग जो हैं टीचर्स का, अब तो अन्य विभाग भी, हमने जिन विभागों में पहले तो 300 से ऊपर संख्या थी उनको ऑनलाइन किया था एक कार्डर के नाते, अब हमने 80 की संख्या तय कर दी है कि अगर किसी एक कार्डर में 80 से ज्यादा संख्या है पूरे प्रदेश में उनको ऑनलाइन करेंगे। हाँ, उससे नीचे एडमिनिस्ट्रेटिवली करना पड़ता है कि ऑनलाइन का सिस्टम बनता नहीं है, तो बहुत कम संख्या हो तो वो फिर मैनुअली उसको एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से किया जाता है। तो एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये भी हमारा जो है एक बहुत यूनिक सिस्टम है जिसका दूसरे प्रदेश अध्ययन करके गए हैं और कई प्रदेशों ने इसको लागू कर भी दिया है। इसके बाद अगर मैं कहता हूं तो वो है गांव में लालडोरा के अंदर लोगों की जो जमीन थी और उसको उनका मालिक अधिकार नहीं था, मालिकाना हक देने के लिए लालडोरा समाप्त किया, सर्वे कराया और उनको ड्रोन सर्वे के बाद उनको मालिक बनाया, उनको रजिस्ट्रियां करा दी हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपने उस प्रॉपर्टी को अपना कहने में तो उसको आनंद आता ही है कि मेरा घर है, फिर उस पर वो लोन ले सकता है, बेचे तो रेवेन्यू में उसको रजिस्ट्री के नाते से भी उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। अब उसको यानी उसको ये कोई नहीं कह सकता कि जमीन तो पंचायती है किसी और की है। तो इसलिए और ये स्वामित्व स्कीम ऐसी बनी, इसको भी प्रधानमंत्री जी ने अब सारे देश में लागू किया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं कई बार हमारी योजनाओं की प्रशंसा वो कर चुके हैं।
तो इसलिए हम इन पर लगातार लगे रहते हैं। और अगर इसके बाद में कोई बात कहता हूं तो वो है गांव में 24 घंटे बिजली। हमारा गांव जगमग गांव, यानी 2014 में जो आज हमारे पास आंकड़े हैं, सिर्फ 538 ऐसे गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। और वो भी कैसे मिलती थी, क्यों मिलती थी, उसके पीछे का 514 उसका भी एक विषय ध्यान में रहना चाहिए। कुछ गांव से जमीनें लेते थे वहां पावर हाउस बनाने के लिए, 5 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ पंचायत की जमीन लेनी है, और साथ में कंडीशन होती थी कि भाई हाँ, इस गांव को हम 24 घंटे बिजली देंगे। वो 538 गांव ऐसे थे जहां जमीन लेके बदले में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। खैर, वहां भी 24 घंटे मिलती थी कि नहीं मिलती थी, नाम था 24 घंटे आएगी। हमने हर गांव को 24 घंटे बिजली मिले, इसके लिए बहुत प्रयत्न किए। प्रेम प्यार, यानी जिसको कहना चाहिए कैरेट एंड स्टिक, बोथ वी अप्लाइड। सख्ती भी की। जिन्होंने नहीं टाइम से बिल पे किए हैं और मीटर बाहर नहीं निकलवाए हैं तो बीच में कनेक्शन काटने पड़े, वो भी काटे। बाद में फिर अपने आप समझौता कि ठीक है जी, हम कराएं कर दो। हाँ, सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया, बिजली की जो क्वालिटी है वो भी हमने अच्छी की। आज 5681 गांव आउट ऑफ 6225, इनमें 24 घंटे बिजली जाती है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं और हमारी प्लान है कि इस साल के अंत तक, मार्च 23 तक, हम जो है सभी 6200 गांव में 24 घंटे बिजली दे देंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। कुछ बचेंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन टारगेट हमारा ये है। फिर गांव में एक काम जो और हम कर गए, सारे देश में कहीं नहीं हुआ और उसके लिए लड़ाई बहुत लड़ी, वो है पढ़ी लिखी पंचायतें। पंचायतों में अमूमन पंच सरपंच, मुझे तो पढ़ना नहीं आया जी कागज, मैं तो अंगूठा टेक आदमी हूं, जो उसने कहा मैंने अंगूठा लगा दिया। और इसमें से करप्शन बहुत था, लोग छूट जाते थे, केसेस कोई भी होते थे उनके अगेंस्ट, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं होता था। हमने उसमें 10वीं पास, 8वीं पास, 5वीं पास, ऐसा उनके यानी जेंडर और उसको लेकर के, कास्ट को लेकर के कुछ थोड़ी छूट भी दी है। और ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा उदाहरण है कि चुनाव शुरू होने के बाद हाई कोर्ट ने बीच में रोक दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट में है कि रोकना नहीं चाहिए था, चुनाव होना चाहिए था, फिर भी अब रोका है तो ये लड़ाई लड़के आप इसका निर्णय करो। 45 दिन लगातार बेंच ने सुनवाई की और आखिर में कमेंट किया कि नॉट ओनली हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दिस शुड बी फॉलोड। तो ये एक हमारा एक और उपलब्धि जिसको मैं कह सकता हूं, आउट ऑफ दोज 8 विच आई एम गोइंग टू मेंशन बिफोर यू। और इसके बाद एक है स्पोर्ट्स। हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी इस ढंग से मैंने उसको तैयार किया है, चाहे उसमें उनको प्रोत्साहन के नाते से खेल खेलते समय उनकी ध्यान रखना हो, उनकी राशन मनी है या उनको पार्टिसिपेशन के लिए एडवांस पैसा देना हो, चाहे मेडल जीतने के बाद पैसों की जो उसकी राशि है उसकी लिमिट क्या होगी, वो हमने सर्वाधिक रखी हुई है। और फिर नौकरियां, खास करके जो मेडल लेकर के आते हैं उनके लिए नौकरियां सुनिश्चित की हैं। 550 पद हमने सुनिश्चित कर दिए हैं कि ये 550 पद तो मेडल विनर्स के लिए ही रहेंगे। अभी हालांकि 200 ही उसमें आए हैं मेडल विनर्स में, इससे ज़्यादा नहीं आए हैं। लगातार हम उसकी ऐड भी दे रहे हैं और बहुत मेडल विनर जो ऐसे हैं वो अपने खेलों को कंटिन्यू करने के लिए भी नौकरी में आ भी नहीं रहे हैं। आखिर जब आदमी सोचता है भी खेलों से मैं बाहर हो जाऊं तब मैं नौकरी में जाऊंगा, तो उसी समय वो आता है। तो इसलिए लगातार हम चाहते हैं कि 550 भी हम खेलों को इतना प्रमोट करें कि ये 550 एनुअल है। ये 550 भी संख्या कम पड़ जाए, अगर कम पड़ेगी तो उसको और बढ़ाएंगे, लेकिन मेडल विनर्स को नौकरी सुनिश्चित करना। और जो मेडल विनर नहीं है उनको भी एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट जो बनता है उनका, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ग्रुप सी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप डी में 10% पोस्टें रिजर्व की हैं। ग्रुप सी में जो आउटस्टैंडिंग वाले जो मेरिट ये मेडल लेकर के आएंगे ये, और इनमें अगर पूरे नहीं होते 3% कवर करने के लिए, तो फिर ये जो एक्रेडिटेशन वाले भी ग्रुप सी में, इनका भी एग्जाम के माध्यम से 3% का कोटा तय कर दिया कि इनको 3% जरूर करेंगे, क्योंकि 3% में भी ये लगभग 600-700 अलग से ग्रुप सी की बन जाती हैं। तो 550 अलग हैं, बाकी 3% ग्रुप सी में, 10% ग्रुप डी में, ये अलग से एक प्रकार से
नौकरी देने का ये हमारा उसमें विचार है। हाईएस्ट वो दिया जाता है प्राइस, हाईएस्ट प्राइस इन द कंट्री। ये एनुअल है, एनुअल यानी जितनी भी टोटल होंगी उसमें 3% कोटा ग्रुप सी का, 10% आउट ऑफ ऑल जो हम अपॉइंटमेंट्स देंगे उसमें से उसकी रिजर्वेशन है। तो ऐसा ही है, और वो 550 भी एनुअली हैं, उसमें हर साल इतनी पोस्टें भरी जाए इसके लिए हमने उसमें रखा है। अब इसके अलावा ये तो मैंने 8 इसलिए बताया कि हमारे मित्रों ने कहा कि 8 ऐसे कौन से हमारे विषय हैं जिसको हम हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सी 8 बड़ी बातें हैं। इसके बाद अगर मैं बताता हूं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा कम उल्लेखनीय काम नहीं है। जेंडर रेशो हम 851 से और 923 तक ले गए हैं, इसको और आगे 923 और 950 तक तो हम पूरा प्रयत्न इसमें लगाए हुए करेंगे ही। बाकी समाज अपने आप संतुलन बैठा लेता है उसके बाद। लेकिन ये भी एक उपलब्धि है हरियाणा को, जहाँ बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, आज वो स्थिति हरियाणा के बारे में कोई नहीं कहता कि हम पूरी उसका ध्यान रखते हैं। इसके लिए भी हमने जैसा कहा कि अवेयरनेस पैदा करना, आईसी प्रोग्राम के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से, और फिर दंडित भी करना जो अल्ट्रासाउंड वगैरह का जो गलत काम करके और लिंग की पहचान करने का जो काम डॉक्टर करते थे उनको दंडित भी किया, कई एफआईआर हुई, कई को अंदर किया है। डीबीटी ये अपने आप में आईटी का एक और प्रोग्राम है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। इसके अंदर घोस्ट बेनिफिशरीज ये बहुत निकले हैं कि वो एक जगह भी मानो फायदा ले रहे हैं और उसी प्रकार का फायदा छोटा मोटा चेंज करके, नाम चेंज कर दिया, पता चेंज कर दिया, ये करके घोस्ट बेनिफिशरी निकले हैं। अब चूंकि आधार भी आ गया, परिवार पहचान पत्र भी आ गया, तो 1 मिनट में पकड़ा जाता है व्यक्ति। और इसी प्रकार जो हम स्कीमों का पैसा डायरेक्ट भेजते हैं, बीच में रास्ते में जो कमीशन खाने वाले लोग होते हैं वो बाहर हो गए हैं, इसलिए सीधा किसी भी स्कीम का कोई फायदा उठाता है तो व्यक्ति को डीबीटी जाता है। हम पिछले 5 साल में 53,000 करोड़ रुपया हमने सीधे ट्रांसफर किया है, और एक सरकारी अनुमान के हिसाब से 1300 करोड़ रुपया हमने इसमें से बचाया है, जो अदरवाइज डीबीटी के माध्यम से नहीं होता तो लोग उसको ले जाते। तो इसमें से सरकार की बचत भी बहुत हुई है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत, ये भी हमने केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, लेकिन उसमें हमारी लिमिट है प्रदेश की 15.5 लाख। हमने तय किया कि 1,80,000 तक सबको देंगे और अतिरिक्त खर्च होगा तो प्रदेश देगा, वो संख्या बन गई 23 लाख। तो ये 7.5 लाख का पैसा ये हरियाणा प्रदेश देगा और बाकी 15.5 लाख 60-40 है, 60 सेंटर है, 40 प्रदेश है। तो एक प्रकार से स्टेट का इस 23 लाख में अगर 40% कहता हूं तो 6 लाख उसमें स्टेट का हो जाता है और 7 लाख 13 लाख स्टेट का है और 10 लाख सेंटर का है। ऐसा कुल मिलाकर के हमने इसमें अपना पैसा भी लगा करके एक आयुष्मान भारत की योजना को हमने आगे बढ़ाया है। जहाँ तक सोशल सिक्योरिटी की विषय है, हमको पता है कि 2500 रुपये की जो इस समय हम दे रहे हैं पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, और हमारा अगले 2 साल के अंदर जो हमने तय किया हुआ है 3,000 हम करेंगे, लेकिन हर साल हम इसको बढ़ा करके और इसको एक इंस्टॉलमेंट के नाते से बढ़ाते चले जाते हैं। पहले भी हमने 1,000 रुपया थी जब 2014 में आए थे, हमने 2,000 की थी घोषणा, 5 साल में पूरा किया। फिर अब 3,000 की घोषणा के लिए 5 साल में 3,000 भी पूरा करेंगे, तो इसकी 2 किस्तें अभी और आगे बढ़ा के इसको पूरा करेंगे। लेकिन ये क्योंकि पहले से घोषित है तो नया कोई विषय नहीं है इसमें तो एक कार्यक्रम हमारा है, उसमें हर साल बढ़ाते हैं तो सारा बढ़ करके पूरा होगा। लेकिन ये भी सारे देश में सर्वाधिक है, किसी प्रदेश में इतनी सोशल सिक्योरिटी की पेंशन, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग की हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, तो ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं जो हम लगातार इसको चालू रखते हैं एक सोशल सिक्योरिटी के नाते से। एक समान विकास, ये भी हमारा पहले दिन से ही हरियाणा एक, हरियाणवी एक, जब हमने कहा था कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और हमने लगातार 90 के 90 विधानसभाओं में सभी 22 जिलों में इस काम को लगातार चालू रखा है और इसमें आगे भी कोई भेदभाव नहीं करेंगे, क्योंकि समाज, देश, प्रदेश ये सब अपना है। पूरे प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता ये हम अपना मान के चलते, अपने परिवार है। कोई ना राजनीतिक भेदभाव करते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट वाइज कोई ऐसा करते हैं, ना एरिया वाइज करते हैं, ना किसी कैटेगरी वाइज करते हैं। तो इसलिए हम इसको समान विकास के नाते और ये सब हम करते हैं। एक विषय जरूर मैं कहना चाहूँगा, वो है नौकरियां, मिशन मेरिट। मिशन मेरिट को भी हमने प्राथमिकता से, हालांकि बहुत नाराजगियां इसमें झेली हैं, अपनों की भी झेली हैं, क्योंकि आज तक यही होता आया
मैं मेरा मेरा परिवार, पर्ची खर्ची, ये सब चलती रही। हमने देखिए, मेरिट शुड बी ऑनर्ड। आखिर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई खूब मन लगा के करता है, वो अपना, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके माता पिता उसकी पढ़ाई पर सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन अगर उसको आगे चांस नहीं मिलता है नौकरी का तो एक निराशा का वातावरण रहता है। इसलिए हमने मिशन मेरिट को लागू किया और उसको कायम रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत से समय समय पर करप्शन, इस करप्शन में बहुत से लोग तो जेल भी काट चुके हैं 712 अरेस्ट किए और लगातार हमने भी उस पर प्रहार किया। जब तक सूत्र नहीं मिला था, लेकिन सूत्र हमने ढूंढा और ढूंढने के बाद कई तरह के ऊपर से नीचे तक नेक्सस, मल्टी स्टेट नेक्सस ये बने हुए हैं। यानी एक ही स्टेट का नहीं है, हमारी स्टेट के, दूसरे स्टेट के, ऐसे जो गैंग बने हुए हैं वो इसके अंदर काम करते थे। पेपर लीकेज से लेकर के और एग्जामिनेशन हॉल तक नकल कराना, और नकल कराने के बाद भी फिर उसमें खाली पेपर छोड़ करके उसमें बाद में भरना। ये तुम्हारे अभी HSSC और HPSC लोगों को पता नहीं कहाँ से फार्मूला सूझा। उन्होंने एक 4 का तो आंसर होता है ABCD में, तो क्या ठीक आंसर लिखो। 5वां एक और दायरा लिख दिया कि आपने 4 खाली छोड़े हैं तो 5वें पर टिक करो कि मैंने इसको खाली छोड़ा है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक समय तो ऐसा भी किया कि 5वां नहीं भरोगे तो पेपर ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस पर सब लोगों को लगा कि नहीं, ज्यादा हो गया, तो 5वां नहीं भरेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्कें रखेंगे। इसलिए उसको 5 कॉलम भरना ही है, और उसके लिए तो उन्होंने 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं, जिसकी चर्चा होती है 5 मिनट एक्स्ट्रा तो इसलिए कि 5वें कॉलम जो है वो प्रश्न से संबंधित नहीं है, वो तो बाद में जो खाली छोड़ दिए ऊपर से लेकर नीचे तक जितने खाली है टिक 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 करके उसको 5वें को भर दो, तब आपका पेपर जो है वो सही होगा। तब उसके बाद खाली छोड़ने का वो सिस्टम जो बाद में भरा जाता था वो सिस्टम भी बंद हो गया। और इसके अंदर लगभग 750 लोग नौकरियों में, एक आंकड़ा मेरे पास है, कुल 771 लोग, जिसमें परीक्षार्थी भी हैं, साजिशकर्ता हैं, दलाल हैं, अधिकारी, कर्मचारी, सॉल्वर, सीटर यानी मेरी जगह दूसरा कोई जाकर बैठ गया, पेपर दे के आ रहा है और पास हो गया। तो ऐसे सीटर भी लोग खरीदते थे। तो ये बहुत बड़ा एक भ्रष्टाचार का एक कारण ये निकला है। और इसमें तो IAS, HCS, यहाँ तक के लोग, एक IAS जो जेल काट के आया बड़े नेताओं के साथ, क्या नाम था, संजीव, हाँ चलो वो पुरानी बात है। हमारे समय भी एक HCS तोमर, अनिल नागर, उसको मैंने पकड़ा। नीचे स्टाफ के लोग कई पकड़े गए। और फिर आम जनता में जो ये कोचिंग कराने वाले लोग और जगह जगह कहीं प्रेस के साथ संबंध बनाने वाले लोग, तो हमारे नेटवर्क को पकड़ने वाली एजेंसीज, उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सारी एजेंसी को, और इसका लाभ जो है बाकी प्रदेशों में भी हुआ है। बाकी लोग भी कहते हैं कि इस नेटवर्क को आप लोगों ने तोड़ा है, एक बहुत बड़ा काम ये सब किया है। एक है पानी का प्रबंधन। पानी के प्रबंधन को भी हमने बदस्तूर बहुत गहराई तक जाकर के समझा है। ठीक है कि SYL की लड़ाई हमारी चली, उसमें एक सफलता हमको मिली, लेकिन उसका लाभ अभी पूरा नहीं मिल पा रहा, जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन उस बीच में 3 बड़े डैम, रेणुका डैम, लखवार डैम, किसाऊ डैम, 2 के तो MOU हो गए हैं, एक अभी थोड़ा शेष है, एक मीटिंग हमारी हो गई है, एक मीटिंग और होती है उसका भी MOU हो जाएगा। वो तीनों भी हो जाते हैं तो 47% पानी उन तीनों डैम का हरियाणा को मिलेगा। लेकिन जब तक नहीं मिल रहा तब तक भी हमने माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट चलाए, मेरा पानी मेरी विरासत ये चलाया कि धान ना बो भाई और चीजें बो दो। फिर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, इसके हमने प्रोग्राम चलाए। एक जितने भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STPs और CTPs, ताकि इसमें पानी साफ करके इसको रीयूज किया जाए, इसको इरिगेशन के लिए काम के लिए लाया जाए, इंडस्ट्री के काम के लिए लाया जाए। तो कितना पानी हम रीयूज कर सकते हैं ताकि ड्रेन आउट ना हो। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम करके पानी को बचा करके और लास्ट टेल तक लेके गया। यानी 300 टेल ऐसी थी जहां पानी कभी पिछले बंसीलाल जी के समय तो पहुंचा था एक बार, क्योंकि उन्होंने बनवाई थी सारी टेल। उसके बाद पिछले 25 साल में पानी नहीं पहुंचा था। हमने उन सब जगह पर टेल पर, हाँ पहुंचता भी 4-5 महीने ही है वर्षा के दिनों में, उसके आगे पीछे तो संभव नहीं होता कि पानी बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी उन दिनों में पानी वहां तक पहुंचाना, फिर वहां पानी जितना स्टोर हो सकता है वर्षा का उतना स्टोर करने के भी हमने प्रबंध किए। पौंड अथॉरिटी हमने बनाई, 14,000 तालाब, इनको ठीक करने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इस पर काम काफी चालू हो चुका है। तो एक पानी के प्रबंधन में ये हमने सब काम किया है। छोटे छोटे
चेक डैम्स ये बना रहे हैं, पहाड़ों में से जहाँ पानी निकलता है तो उसमें भी हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं ये चल रहे हैं। एक विषय प्रदेश की एक सांस्कृतिक पहचान, इस पर भी मैंने काम किया है। जैसे खास करके कुरुक्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह, पहले तो एक छोटा कार्यक्रम होता था, बाद में हमने इसको नेशनल लेवल पर किया, फिर इंटरनेशनल लेवल पर किया, और अब इंटरनेशनल का लाभ ये हुआ कि बाहर से बड़ी डिमांड आती है कि भी हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा बहुत है बाहर। हम मॉरिशस में कार्यक्रम करके आए, मैं स्वयं गया था, यूके में कार्यक्रम हुआ, कनाडा में कार्यक्रम हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया की भी डिमांड आई है कि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम करो। तो वहाँ जितने भी लोग हैं कहते हैं एक बार आप शुरुआत करवा दो, फिर हम हर साल करेंगे। और फिर भारत की सांस्कृतिक ध्वजा तो बहुत बढ़ रही है। बड़ा ताजा उदाहरण तो इंग्लैंड ही है। कभी इंग्लैंड भारत, अब भारत इंग्लैंड। क्यों प्रसन्न हुए ना सब? गौरव की बात, ये गौरव की बात है ना। हाँ, इसलिए यानी एक देश जो भारत पर सैकड़ों वर्ष राज करके गया, आज है सैकड़ों वर्ष कह रहा हूं मैं, तो उसमें 3 आ ही जाता है। इसलिए आज हमें खुशी होती है कि भारतवर्ष का एक मूल सांस्कृतिक विचार रखने वाला व्यक्ति और वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बना है। बहुत बड़ा एक ये हमारी उपलब्धि हुई है। तो जहां तक कानून व्यवस्था के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमने जो अपराधी है उसको भी दोनों हिसाब से टैकल करने की बात की है कि अपराधी कैसे अपराध छोड़े। उसके लिए जो संभव होता है उनकी काउंसलिंग भी होती है, सुधार घर में जब चला जाता है तो वहाँ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहुत अपराधी ऐसे हैं जो अपनी इस मूल आदत से जाने वाले नहीं होते हैं। उनको कठोरता से कैसे सबक सिखाया जाए, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने पूरी छूट दी है। और उस पूरी छूट का परिणाम ये है कि आज अपराधियों में एक दहशत है, गैंगस्टर्स में एक दहशत है। यानी सीमा तक बढ़ गया था, किस सीमा तक कि हमारे एमएलए को फोन करने लग गए कि आप जो है यहाँ पैसा पहुंचाओ, आप सतर्क होकर रहो, आप ऐसा जो भी फॉक्स कॉल होती हैं उसके अंदर जो उल्टे सीधे काम। उस समय हमको बहुत चिंता भी हुई, विधानसभा में ये विषय उठाया, पूरा दिन एक दिन चर्चा भी चली। और जब पूरे पुलिस अमले को बुलाकर कहा कि भी आप हर जो संभव तरीका है एक बार उनको सचेत करना चाहिए, और उन्होंने अपने तरीके से बहुत से एक्शन किए हैं। आज का नाम ये है कि अपराधियों को जो है कोई जगह नहीं है, कुख्यात अपराधी हो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो। हमारे बहुत ऐसे अपराधी भी जो यहाँ से भाग करके विदेश चले जाते हैं। कल हमारी एक मीटिंग होने वाली है, होम डिपार्टमेंट सारे देश भर के जो प्रदेशों के आने वाले हैं स्टेट मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स आने वाले हैं, तो उन सब होम मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की। मुझे भी वहाँ होस्ट स्टेट के नाते से मुझे 10 मिनट बोलने का मौका मिलेगा। मैं सारे विषय रखूंगा कि खास करके हरियाणा से बाहर की चीज़ों में हमें मदद मिले, कैसे टैकल करना है। यहाँ के कुछ लोग फर्जी पासपोर्ट से बाहर चले जाते हैं, तो उस पर भी कोई ना कोई जरूर हम डिमांड रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को नेशनल लेवल पर भी बहुत एक चिंताजनक तरीके से डिपार्टमेंट जो सोचता है, विचार करता है। इसके साथ कुछ 1-2 चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा मैं। कल 27 तारीख फरीदाबाद में लोकसभा क्षेत्र का एक बड़ी सभा रखी गई है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी वहाँ रहेंगे। 4 बड़ी योजनाओं का वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। 6,600 करोड़ रुपए से ऊपर लागत की 4 योजनाएं ये होंगी, जिसमें से सबसे बड़ी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना केएमपी के साथ साथ हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 5,600 करोड़ का तो अकेले यही है, जो पलवल से लेकर के और कुंडली तक ये एक रेल लाइन बनेगी। 121 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, और इसके लिए एसपीवी बन गया है। उसमें हरियाणा स्टेट भी पैसा लगाएगी, कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी सब पैसा लगाएंगी। कल उसका शिलान्यास होगा, स्वयं होम मिनिस्टर उसका शिलान्यास करेंगे। उसके शुरू होने से दिल्ली के ऊपर जो हमारा ट्रैफिक है, खास करके साउथ हरियाणा के जो लोग दिल्ली होकर के जिनको निकलना पड़ता है, चाहे ट्रेन के कारण से, रोड का तो ट्रैफिक अब ठीक हो गया केएमपी के कारण से, लेकिन अब रेलवे लाइन बनने के बाद शताब्दी जैसी ट्रेन भी
हो सकता है साउथ हरियाणा से कोई चलें और स्पेशल ट्रेन भी चल सकती हैं। दिल्ली से हरियाणा की जितनी लाइनें हैं उन सब को वो क्रॉस करेगी, ताकि उस इंटरजेक्शन के ऊपर हरियाणा की सब ट्रेन से सीधा अम्बाला, चंडीगढ़ या उत्तर भारत की ट्रेन के साथ वो सब मिल जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही महत्व दिया जा रहा है आगे बढ़ाने के लिए। अभी जैसे हमने देखा, प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत नाम से जो 4 ट्रेन चलाई हैं, 75 ट्रेन ये चलेंगी। उन 4 में से संयोग से एट प्रेजेंट 2 हरियाणा में से होकर निकलती हैं। एक जम्मू वाली ट्रेन है और एक ये ऊना से शुरू हुई है, तो दोनों ही वहाँ से निकलती हैं बहुत स्पीड से। लगभग 160 किलोमीटर की स्पीड से ये गाड़ी ये निकलती है। चंडीगढ़ मात्र 2 घंटे 50 मिनट में ये गाड़ी पहुँचेगी, यहाँ से जो दिल्ली से चलेगी। तो ऐसी ट्रेन का वो जो ट्रेन अलग से एक रास्ता बनेगा, तो दक्षिण हरियाणा से भी आने वाले लोग, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रैफिक गुरुग्राम का, फरीदाबाद का, पलवल का, नूह है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, तो ये सब उनको एक लाभ इसका ये होने वाला है। दूसरा प्रोजेक्ट है जो कल जिसका उद्घाटन होगा, वो है रेल कोच नवीनीकरण का जो कारखाना बड़ी गांव में जो शुरू हुआ, उसके ऊपर भी 250 LHB ये ट्रेन्स की नवीनीकरण का एक कारखाना होगा। तीसरा है एलिवेटेड ट्रैक परियोजना, जो रोहतक में एलिवेटेड लाइन बनी है 5 किलोमीटर की, उसका कल उद्घाटन होगा। ऐसी और भी 3 जगह पर ये एलिवेटेड जो ट्रैक है, ये पहला है हरियाणा में जो हम शुरू कर रहे हैं, मतलब जो शुरू कर दिया है। आगे जींद में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में 3 जगह और इसका सर्वे हो रहा है। वहाँ भी इसी प्रकार जहाँ 3-4 फाटक शहर के आसपास होते हैं, उन सब के ऊपर से एक एलिवेटेड लाइन बना करके, ताकि वहाँ फ्लाईओवर ना बनाने पड़े। एक चौथा जो प्रोजेक्ट है वो हरियाणा पुलिस आवास परिसर है भोंडसी में। वहाँ 576 मकान 18 एकड़ में बनाए गए हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर हैं तो इस नाते से प्रोजेक्ट भी उन्हीं से हम ये करवा रहे हैं। इस प्रकार से ये सब योजनाएं सब वहाँ निकलेंगी। एक विषय जो और है, वो आज जिस प्रोग्राम को हम शुरू कर रहे हैं, पहला है वो आज ही यहाँ लॉन्च कर रहे हैं, वो है कि हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल और श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, कौशल यूनिवर्सिटी जो हमारी पलवल में है, इन्होंने मिल करके एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से और इस कार्यक्रम को शुरू किया है कि हम अपने यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, अपने प्रदेश के, देश के भी हैं, प्रदेश के खास करके जो वर्कफोर्स है, वर्किंग क्लास के लोगों को हम विदेशों में वहाँ की आवश्यकता के हिसाब से स्किल ट्रेनिंग दे करके और वहाँ भेज सकें। इसके लिए अभी पीछे दुबई हम गए थे, तो दुबई में 12-13 कंपनियां ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ से बहुत से स्किल्स के जो लोग हैं उनको हम यहाँ ला सकते हैं, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, सर्विस क्लास है, ट्रैवल एजेंसीज हैं, हाउसकीपिंग है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर हैं, मेसन हैं। इस प्रकार के लोगों की आवश्यकता बहुत है। ऐसा लगभग 1 लाख लोग जो हैं हर साल यहाँ से वो लोग उन देशों, उन प्रदेशों में बुलवाते हैं। हमने भी इसको प्रारंभ किया है कि हम अपने यहाँ हरियाणा से ऐसी योजना बनाएं, तो स्किल यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग देगी, फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट और हमारा ये जो हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल है, ये बहुत पहले से सेल बना हुआ है लेकिन डिफंक्ट था, उसको हमने दोबारा से उसको एक्टिव किया है। ये सब लोग यहाँ से कैसे ज़्यादा ज़्यादा जा सकें, क्योंकि इससे पहले जो भी ऐसे लोग जाते थे, बहुत ही वो फंस जाते थे चक्रों में, जिसको कबूतरबाजी कहते हैं। बहुत बड़ा पैसा देते थे, उनको पता ही नहीं होता था किस देश में जाएंगे और क्या हमको काम करना पड़ेगा, बस पैसे के लालच में उनको भेज देते थे। प्राइवेट एजेंट्स बहुत इनको एक्सप्लॉइट करते थे। उस एक्सप्लॉइटेशन से बचेंगे और सरकार की एजेंसी के माध्यम से इनको वहाँ भेजेंगे। सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हुए ये वहाँ जाएंगे, तो उसका एक पोर्टल है, उस पोर्टल को आज चालू कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए, उस दुबई के बाद जिन कंपनियों से हमने बात की थी, उसमें से एक कंपनी ने पहला अपना जो रिक्वेशन ऑर्डर हमें भेजा है, 30 लोगों का ऑर्डर भी भेज दिया है कि आप इनको स्किल करके और हमारे यहाँ भेजिए। 3 नवंबर से वो ट्रेनिंग हमारे राज नेहरू जी हैं, वाइस चांसलर हैं स्किल यूनिवर्सिटी के, तो ये ट्रेनिंग के काम सब ये करेंगे और भेजने का काम ये हमारा जो सेल है हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल, ये करेगा। तो सब मिल करके करेंगे। तो आज एक पोर्टल जो है उसको उद्घाटन कर रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको उसको जानकारी मिल जाए। राइट। अब मैं
माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार के 8 अभूतपूर्व वर्ष आज पूरे हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो प्रमुख जो कार्य सरकार ने किए हैं, यद्यपि अगर हम सारे कामों की लिस्टिंग करते तो कई वॉल्यूम्स की किताब बन जाती, लेकिन जो प्रमुख जो उपलब्धियां और जो प्रमुख जो हमारे कार्य रहे हैं उनको संकलित किया है एक पुस्तिका के माध्यम से। तो इस पुस्तिका के लोकार्पण और अनावरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूं। काफी हैवी है। हैवी, सारी हैवी बनाई है हैवी केवल। नहीं सारी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ये सबको देंगे ना? हाँ, ये देंगे। ठीक है, ठीक है। कहीं केवल यहाँ दिखाने के लिए ना हो। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ साथी कुछ सवाल पूछना चाहें या इस सेशन को। स्वागत है, स्वागत है। 8 वर्ष की उपलब्धियां तो आपने रखी हैं। आगामी योजनाओं की बात करें, चाहे 2 वर्ष या फिर इससे आगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जंगल सफारी हो गई या फिर ग्लोबल सिटी हो गई, इस तरह की आगामी योजनाएं क्या हैं? क्योंकि आप इनको लेकर भी कई ऐसी योजना को लेकर काम कर रहे हैं, चाहे वो दुबई दौरे की भी बात कर रहे थे, वो आपका ग्लोबल सिटी को लेकर भी था, जंगल सफारी को भी था। आगामी योजनाएं क्या है 2 वर्ष या फिर इससे आगे को लेकर, फ्यूचर को लेकर हरियाणा के? देखिए, किया बहुत है हमने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि करने की इच्छा भी बहुत है, बाकी काम बहुत है। जैसा कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। इसलिए आज भी हमें बहुत काम करना बाकी है। उसमें खास तौर पर सबसे पहले तो जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं इनको पूर्णता तक पहुंचाना, क्योंकि इनके भी जो रिजल्ट्स हैं अब आने शुरू हुए। हालांकि हमने 5 साल 6 साल पहले भी कुछ चीजें शुरू की, लेकिन रिजल्ट्स इसके अब आने शुरू हुए हैं। उनमें उनको सिरे चढ़ाने में या उनके ऊपर बारीकियां, उनकी निटी-ग्रिटीज को तय करने में समय बहुत लगता है। पहला तो ये कि ये सारी चीजें हमारी कंप्लीशन तक पहुंचे। उदाहरण के लिए अब रेवेन्यू रिकॉर्ड है। इस रेवेन्यू रिकॉर्ड को जब तक हम डिजिटलाइज करके और उसका खास करके सब लोगों में जो लिटिगेशन झगड़े हैं उन झगड़ों को समाप्त करने के लिए कोर्ट्स के साथ जोड़ करके और उसको एक ऐसे लॉजिकल एंड तक न ले जाएं ताकि इसमें झगड़ा ही ना हो। तो ये बहुत बड़ा काम है, इस पर हम लगे हैं। इसमें सब गांव की, जैसा मैंने बताया कि उसकी मैपिंग हो गई है, रजिस्ट्रियां होनी शुरू हो गई हैं। अब लार्ज स्केल मैपिंग में 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, इस एरिया को भी हमको सबका ओनरशिप तय करनी पड़ेगी कि ओनरशिप किसकी है। आज ओनरशिप के बिना झगड़े में जो थोड़ा दबंग है वही कब्जा करके बैठ जाता है, बाद में फिर दूसरा आदमी जाके एफआईआर करा देता है, वो झगड़े मचे रहते हैं। और लिटिगेशन में आज अगर कोर्ट्स का भी देखें, मैंने हाई कोर्ट का एक आंकड़ा लिया तो किसी एक विषय के सबसे ज्यादा लिटिगेशन है तो लैंड्स के हैं। हमारे रेवेन्यू के कोर्ट भरे पड़े हैं, सब भरे पड़े हैं। तो अपने आप में बड़ा काम है। इसी प्रकार ये परिवार पहचान पत्र शुरू किया हमने, लेकिन शुरू करने के बाद इसका ऑटो अपडेशन तो बहुत बड़ा काम है। आज एक व्यक्ति की इनकम हमने लिख ली, पता कर लिया, सर्वे करा लिया कि अब इसकी 1.5 लाख रुपए इनकम है। अब हम योजनाएं बनाते हैं, सामने व्यक्ति भी अपनी योजना खुद बनाता है। उसने कहीं अपनी अच्छी इंडस्ट्री बना ली या कहीं प्राइवेट नौकरी में अच्छी जगह चला गया पढ़ लिख के, या सरकारी नौकरी पा गया। तो अब जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे तब तक उसकी इनकम वहीं 1.5 लाख अटकी रहेगी। हम इसमें अपडेशन करना है कि सब चीजों को जोड़ा जाए, जोड़ करके और उसका अपडेशन अपने आप हो। अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का आपस में जो एक लिंकेज बननी चाहिए। हमने एक हम पोर्टल शुरू तो किया, लेकिन अभी इस पर काम करना बाकी है। थोड़ा लोग कहते हैं कि हम सारी जानकारी आपको क्यों दें, कैसे दें। अब थोड़ा उनको मनाना पड़ेगा कि भी आपसे हम कुछ ले नहीं रहे हैं। एक डाटा अगर मिल जाएगा, आप अगर 10 आदमियों को वहां लगाते हैं तो 10 आदमियों का अपना डाटा में डाल दो, हमें पता लगे किसको लगाया है। आपकी और कोई जरूरत तो हमें बताओ। हमने HKRN बनाया है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसका जोड़ देंगे, हम आपको आदमी सप्लाई कर देंगे। हमारे पास तो डाटा सब है। उस डाटा को हम पहले चिन्हित करके रखते हैं कि किसको आवश्यकता है काम की। उस काम के लिए उसको उसके लिंक बनाते हैं कि प्राइवेट में मिल सकता है, कहीं क्या रोजगार हो सकता है, क्या सरकारी में कौन जाएगा। अब सरकारी में अपने आप तो हमारे पास कोई अधिकार अब रहे नहीं है, हमने सारे अधिकार छोड़ दिए कि भाई अधिकार तो उसका अपना है, मेरिट ले ले, नौकरी ले जा।
वरना तो हमारे पास कुछ नहीं है। तो ऐसे जितने काम हमारे पेंडिंग हैं, जैसे आपने कहा सफारी, एक नया कार्यक्रम है। नए कार्यक्रम के नाते से जैसे ग्लोबल सिटी है, ये अपने आप में बड़ा काम है। जैसे कालका सेकलेसर, हमने टूरिज्म के नाते से इसको विकसित करना है। हरियाणा में कैसे टूरिज्म को बढ़ाया जाए, तो ऐसे कामों की कमी नहीं है, हर काम में गुंजाइश है। उसका कोई एक विषय में कहूं कि ये हम करेंगे। हाँ, एक बात जरूर, मैं कल से मीडिया के लोगों से मिल रहा हूं, चंडीगढ़ में भी 2 ग्रुप मुझे मिले, तो मैं उन्हीं को कहता हूं, बताइए भैया 2 साल में हम क्या करें। तो इसलिए आप भी अगर कुछ बता सकें, सुबह भी आप भी कुछ बता सकें कि ये काम बाकी बचा है, इसको और बेहतर करो। हम तो हर जगह से इनवाइट करते हैं, एक एक करके एक मिनट, खट्टर साहब का प्रॉब्लम के बारे में हमने जो कुछ भी बताया है, एक मिनट करके कर रहे हैं। खट्टर साहब मेरा सवाल ये है, एक बाबा है राम रहीम, हाँ। रेप और हत्या में दोषी हैं, जब चुनाव आता है पैरोल पर बाहर चले आते हैं, दिवाली में एक वीडियो निकालते हैं, क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं कहना इसमें, मेरा रोल नहीं है इसमें कोई।